आज की कहानी येल्लमपल्ली का काला कुआं, मोहिनी का साया। ये कहानी तेलंगाना के कस्बे ज़िले के एक दूरदराज गांव येल्लमपल्ली की है। येल्लमपल्ली के चारों ओर थाड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और गांव के बीच में येल्लम्मा एक बहुत ही पुराना मंदिर था। इस गांव की औरतें शाम ढलने के बाद कभी अपने बाल खुले नहीं रखती थी और ना ही कभी अकेले गांव की सीमा पर बने पुराने कुएं के पास जाती थी। गांव का मानना था कि वहाँ मोहिनी का साया है जो खूबसूरत औरतों के शरीर पर कब्जा करने की ताक में रहती है। चित्रा एक स्वतंत्र विचार वाली आधुनिक फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री मेकर थी। वो शहर से इस गांव में अपनी नानी के घर आई थी। उसका मकसद ग्रामीण औरतों के जीवन और लोक कथाओं पर एक फ़ोटो सीरीज़ बनाना। चित्रा बेहद खूबसूरत थी और उसके लंबे घने काले बाल उसकी सबसे बड़ी खूबी थे। जब उसकी नानी ने उसे देखा तो तुरंत उसकी चोटी बांध दी और माथे पर काला टीका लगा था। चित्रा, यहाँ शहर जैसी आज़ादी मत दिखाना, शाम के बाद अपने बाल मत खोलना और उस पुराने कुएं की तरफ तो भूल कर भी मत जाना। चित्रा ने हंसते हुए कहा, नानी ये सब पुरानी बातें हैं, बालों को खोलने से भला कोई भूत कैसे आ सकता है। अगले दिन चित्रा गांव की औरतों की तस्वीरें ले रही थी। शाम के करीब 5 बजे रहते सूरज ढलने ही वाला था। तभी उसकी नज़र गांव की सीमा पर बने उस एकांत और पुराने काले पत्थरों के कुएं पर पड़ी। कुएं के चारों ओर घनी झाड़ियाँ थी और वहाँ का माहौल बेहद रहस्यमय लग रहा था। चित्रा से रह नहीं गया। वो एक परफेक्ट सनसेट शाम और लेने के लिए अकेले ही कुएं की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहुंचकर उसने जैसे ही कैमरे का लेंस सेट किया, हवा अचानक बिल्कुल थम गई। कुएं के भीतर से चमेली के फूलों की एक बहुत तेज़ और मीठी खुशबू आने लगी। उसी पल चित्रा के बालों का क्लच अपने आप टूटकर ज़मीन पर गिर गया और उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगी। चित्रा ने बाल समेटने के लिए जैसे ही कुएं के अंदर झांका, उसका दिल बैठ गया। कुएं का पानी बहुत गहरा और काला था, लेकिन उस पानी में चित्रा को अपनी परछाई नहीं दिखाई दी। पानी के भीतर एक दूसरी औरत खड़ी थी। वो लाल रंग की पारंपरिक रेशमी साड़ी पहने हुए थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल चित्रा जैसी ही थी। पानी के अंदर खड़ी वो आकृति सीधे चित्रा की आंखों में देख रही थी और बहुत ही सुरीली आवाज़ में गुनगुना रही थी। चित्रा का दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। वो ना तो वहाँ से भाग पा रही थी और ना ही अपनी आंखें हटा पा रही थी। तभी पानी के भीतर से एक सफ़ेद ठंडी उंगली बाहर निकली और उसने सीधे चित्रा के माथे को छू लिया। चित्रा को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसे लगा जैसे उसके शरीर के भीतर कोई बर्फीली चीज़ ज़बरदस्ती घुस रही हो। ठीक उसी पल गांव के मंदिर का शंख बजा और चित्रा झटके से होश में आई। वो हाँफती हुई पीछे हटी, अपना कैमरा उठाया और पागलों की तरह भागकर नानी के घर लौट आई। रात को डिनर के समय नानी ने महसूस किया कि चित्रा बहुत शांत थी। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती रहती थी, अब बिल्कुल स्थिर और गहरी काली लग रही थी। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, नानी की आंख अचानक कमरे में आ रही चमेली की खुशबू से खुली। उन्होंने देखा कि चित्रा अपने बिस्तर पर नहीं थी। नानी दबे पांव हॉल की तरफ आई। घर के बड़े आईने के सामने चित्रा खड़ी थी। उसने अपने सारे बाल खोल रखे थे। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को अजीब तरीके से छू रही थी और एक भयानक दोहरी आवाज़ में हंस रही थी। उस आवाज़ में चित्रा की आवाज़ भी थी और एक अनजान औरत की भी। वो कह रही थी कि ये शरीर बहुत सुंदर है, इसके बाल बहुत रेशमी हैं, अब मैं इसके साथ शहर जाऊंगी। नानी के पैर तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि आईने में चित्रा की पीठ दिख रही थी, लेकिन हकीकत में चित्रा आईने की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसका शरीर
पूरी तरह से उल्टा घूम रहा था। चित्रा ने धीरे से मुड़कर नानी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक मुस्कान थी जो उसकी थी ही नहीं। उसने नानी से कहा, बुढ़िया, तुम्हारी नतिन अब कुएं के अंदर सो रही है। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और आधी रात के घने घोरे में गांव की सूनी सड़क पर निकल पड़ी। वहाँ सीधे उसी पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वो हमेशा के लिए चित्रा के वजूद को ख़त्म कर सके। क्या नानी गांव वालों की मदद से चित्रा को उस मोहिनी के चंगुल से बचा पाएगी, या चित्रा हमेशा के लिए उस काले कुएं का एक और रहस्य बनकर रह जाएगी? नानी को समझ आ गया कि अब रोने धोने का वक्त नहीं है। अगर चित्रा ने रात के तीसरे पहर से पहले उस कुएं में छलांग लगा दी तो उसका शरीर हमेशा के लिए मोहिनी का हो जाता और उसकी अपनी रूह उसी ठंडे पानी में दफन हो जाती। नानी ने तुरंत घर के मंदिर की तरफ दौड़ लगाई। उन्होंने पीतल की थाली में रखी यल्लम्मा देवी की पवित्र सिंदूर और काली भस्म उठाई। साथ ही उन्होंने पीतल का वो भारी शंख भी ले लिया जिसे उनके पूर्वज बचाया करते थे। उन्होंने गांव के मुखिया और 3-4 ताकतवर पुरुषों को आवाज़ देकर जगाया। जब नानी ने उन्हें बताया कि चित्रा कुएं की तरफ गई है तो पूरे गांव में हड़फड़ मच गई। मुखिया ने हाथ में जलती हुई मशाल ली और सब के सब कुएं की तरफ भागे। जब वे सब गांव की सीमा पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ताड़ के पेड़ों के बीच कोहरा छाया हुआ था। चित्रा कुएं की ऊंची मुंडेर पर खड़ी थी। उसके घने काले बाल हवा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। वो अपनी आंखें बंद कर ली कुएं के काले पानी की तरफ झुक रही थी और हवा में तैरते हुए कदमों से नाच रही थी। चित्रा, रुक जा मेरी बच्ची, नानी चिल्लाई। जैसे ही गांव वाले आगे बढ़े, चित्रा ने झटके से अपनी गर्दन झुकाई। उसकी गर्दन पूरी 90 डिग्री मुड़ चुकी थी। उसने एक ऐसी भयानक मर्दान आवाज़ में चीख कर कहा जिसे पूरा जंगल काँप उठा, दूर रहो, ये शरीर मेरा है। पूरे 100 साल बाद मुझे इतनी खूबसूरत कश्मी मिली है शहर जाने के लिए। जैसे ही मुखिया मशाल लेकर आगे बढ़ा, एक अदृश्य ठंडी हवा के झोंके ने उसे 10 फीट दूर फेंक दिया। वो मोहिनी बहुत ताकतवर थी। तभी नानी ने अपनी पूरी ताकत से पुष्योतनी शंख को अपने होठों से लगाया और जोर से फूंका। पवित्र शंख की आवाज़ हवा में गूंजते ही वो रूह दर्द से करार उठी। चित्रा का शरीर मुंडेर पर लड़खड़ाने लगा। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नानी ने अपनी मुट्ठी में भरी देवी की पवित्र काली भस्म और सिंदूर को सीधे हवा में उछाला, जो सीधा चित्रा के चेहरे और खुले बालों पर जा गिरा। जैसे ही वो पवित्र भस्म चित्रा की त्वचा से छुआ, उसके शरीर ने नीले रंग का धुआं निकलने लगा, जैसे ही उसकी चमड़ी जल रही हो। चित्रा के मुंह से एक दिल दहलाने देने वाली चीख निकली। उसके शरीर के भीतर से एक दूसरी धुंधली खौफनाक औरत की आकृति चटपटाती हुई बाहर की तरफ खींचने लगी। वो आकृति चित्रा के बालों को पकड़कर उसे अपने साथ कुएं में खींचना चाहती थी। नानी ने चिल्लाकर कहा, इसके बालें काटो, इसके खुले बाल ही उस डायन का रास्ता है। मुखिया ने तुरंत अपनी कमर से धरांती खेती का नुकीली और औजार निकाली और हवा में लहराते हुए चित्रा के उन लंबे घने बालों को बीच में से काट दिया। जैसे ही बाल कटे, उस मोहिनी का आखिरी संपर्क भी टूट गया। वो कटी हुई चोटी और वो खौफनाक साया एक भयानक चीख के साथ ही सीधे कुएं में गहरे काले पानी में जा गिरी और चित्रा तुरंत मुंडेरे से नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वो पूरी तरह बेहोश थी, लेकिन उसकी आंखें वापस सामान्य हो चुकी थी। नानी ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसी पल कुएं के भीतर से पानी के
खोलने की जैसे आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण यल्लम्मापल्ली के गांव पर पड़ी, चित्रा को होश आया। उसे उस रात की कोई बात याद नहीं थी, सिर्फ उसके छोटे कटे हुए बाल इस बात का सबूत देते थे कि मौत के मुंह से वापस आई थी। गांव के तांत्रिकों ने मिलकर उस पुराने कुएं को हमेशा के लिए एक भारी लोहे के जाल और कंक्रीट की मोटी दीवार से ढक दिया ताकि मोहिनी कभी बाहर ना आ सके। इस घटना को अब 2 साल बीत चुके थे। चित्रा अब शहर वापस आ चुकी है और अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रही थी। उसने अब अपने बाल हमेशा छोटे रखने का फैसला किया है। कल रात चित्रा शहर के एक बड़े स्टूडियो में अपनी खींची हुई तस्वीरों को डिजिटल स्क्रीन पर एडिट कर रही थी। उसने यल्लम्मापल्ली गांव की उस शाम की आखिरी सनसेट तस्वीर ओपन की जो उसने कुएं के पास खींची थी। तस्वीर बिल्कुल साफ थी, लेकिन जैसे ही चित्रा ने कुएं के काले पानी वाले हिस्से को जूम किया, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। डिजिटल स्क्रीन पर पानी की सतह के ठीक नीचे कटे हुए काले बालों का एक बहुत बड़ा गुच्छा तैर रहा था और उन बालों के बीच से 2 सफ़ेद आंखें सीधे स्क्रीन के पार शहर में बैठी चित्रा को ही घूर रही थी। आप गांव छोड़ सकते हैं, अपने बाल काट सकते हैं, लेकिन डिजिटल कैमरे के लेंस में कैद हुआ साया कभी अपनी जगह नहीं बदलता। यही इस कहानी का अंत है।